Welcome to social science class. So class 8 we were up to chapter number 16, that is our constitution. We did with the intro and now we move on to the next topic. And before that, please subscribe to the channel, press the bell icon, like the video and share it with your friends. So we were up to this topic that we were reading about need of the constitution, कि हमें ज़रूरत क्या थी. इंडिया में काफ़ी वैरायटी ऑफ फिज़िकल फीचर्स हैं, कल्चर है, सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं एंड बहुत से लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. अकॉर्डिंगली हमें नीड थी कि एक कॉमन चीज़ हो जो सभी लोग माने. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉमन ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसको सभी सिटीजन्स ने माना, एक्सेप्ट किया. एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये क्या क्या पर्पस सर्व करता था. रीड दिस वेरी केयरफुली विद एग्जांपल्स. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है उसके बारे में बताता है. लाइक पॉलिटिकल सिस्टम 3 टाइप्स का होता है, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप और मोनार्की. कैसा है डेमोक्रेटिक? मतलब जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो भी सत्ता में लोग हैं, गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स हैं, वो अगर लोगों के द्वारा चुने गए हैं. इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक, मतलब लोगों के द्वारा चुने गए लोग. तो हमारा इंडियन जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक है. एक डिक्टेटरशिप होता है, मतलब तानाशाही करना, मतलब उसमें कोई और तानाशाह जो होता है वो किसी की भी नहीं सुनता, डिक्टेटर अपनी मानता है और उसी के अंडर, मतलब बहुत ही क्रूर शासक होता है. जैसे नॉर्थ कोरिया का आप देखोगे, वहाँ पर अभी भी डिक्टेटरशिप है, काफ़ी सख्त रूल्स हैं सबके लिए, सिटीजन्स के लिए. इट्स नेक्स्ट टू हेल. एंड मोनार्की मीन्स किंग और क्वीन का रूल हो. जैसे यूके में आप देखते हो, वहाँ पर मोनार्की सिस्टम है, किंग और क्वीन है. मतलब वहाँ पर कोई ऐसे लोगों के द्वारा चुनी गई जनता नहीं है. हेरिडिटरी, मतलब जो अब जो किंग है या क्वीन है उसके नेक्स्ट जो सक्सेसर होगा उनका बेटा या बेटी होगा, ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा. कुछ भी मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं होती वहाँ. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो बातें लिखी है उससे हमें साफ पता चलता है कि उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. लाइक अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखोगे, पढ़ोगे उसे, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर लोगों की ज़्यादा चलती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है. प्रोवाइड सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी, अगर ऐसा होता है तो ये काम, ये लॉ अप्लाई होगा, ये रूल लागू होगा. तो इजीली गाइडलाइंस है आपके लिए, रास्ता दिखाती है कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट टू टेक डिसीजंस आप इजीली ले सकते हो उन गाइडलाइंस को रीड करके. लेज डाउन रूल्स एंड प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी विच लीड्स टू ग्रोस इनजस्टिस बाय दोज इन पावर. इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल सुनते हैं कि अगर क्लास का कोई मॉनिटर है, या आप लिख सकते हो मॉनिटर है, उसके अगर टीचर जो है वो क्लास में नहीं है और उस बच्चे की मॉनिटर की किसी के साथ बनती नहीं है, जैसे ही टीचर आया उसने टीचर को झूठा नाम लगा दिया किसी बच्चे का कि ही और शी वॉज मिसबिहेविंग इन द क्लास, और टीचर ने उस बच्चे को डांट भी दिया जस्ट बिकॉज कि मॉनिटर ने टीचर को बोला था. मतलब इस टाइम पे सिचुएशन में जो मॉनिटर है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या पता चलता है, lays down rules and provides safeguard against misuse of power and abuse of authority which leads to gross injustice by those in power. जो लोग पावर में है, मतलब सत्ता में है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी पावर का गलत फ़ायदा ना उठा सके. मतलब कोई भी मिनिस्टर है, उसके पास कितनी पावर्स होती हैं, वो अपनी पावर का गलत फ़ायदा ना उठा सके, उसको सेफ गार्ड करने के लिए रूल्स कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किए गए हैं. गारंटी सर्टेन राइट बेस्ड ऑन इक्वालिटी टू एस्टैब्लिश सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनजस्टिस. क्या है, एक राइट प्रोवाइड करता है कि सबको इक्वल, जो लोगों में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक
इनजस्टिस हो रहा है उसको वो पनपने ना दे और वो भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए सबको राइट टू इक्वलिटी देता है। सब लोग एक समान है, बेशक वो रिच है या पुअर है, सबके लिए रूल्स सेम है। ensures that minority groups are not deprived of the benefits available to the majority group। माइनॉरिटी ग्रुप्स हो गए मतलब जो कम संख्या के लोग हैं, एससीज, एसटीज, बीसीज, ओबीसीज, बैकवर्ड क्लासेस जो हैं या तो उनको बाकी वो बेनिफिट मिलने से वंचित ना रह जाएं। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित ना रह जाएं, इसलिए जो मेजॉरिटी ग्रुप है उन्हें डोमिनेट ना कर सके, ये कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखता है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए और माइनॉरिटी को स्पेशल बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, रिजर्वेशन कोटाज दिए गए हैं। एंश्योर्स दैट द मेजॉरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटी, ये पॉइंट इससे रिलेट करता है। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लो टीचर ने कुछ ओपिनियन पूछा, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स का ओपिनियन पूछा और 25 स्टूडेंट्स जो है वो एक ओपिनियन के हैं और 5 स्टूडेंट्स अलग ओपिनियन के हैं। हो सकता है वो 5 स्टूडेंट्स जो है उनका ओपिनियन बहुत सही हो उन 25 स्टूडेंट्स से। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर को ये ना देखते हुए बायस नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी जाए मैं उस साइड जाऊं, उस लाइक 25 स्टूडेंट्स की बात मानूं, बजाय कि टीचर को ये सोचना चाहिए कि 5 का भी ओपिनियन सही हो सकता है। तो मेजॉरिटी ग्रुप के साथ जो है नहीं या माइनॉरिटी के साथ नहीं जाना, वो देखना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। गार्ड्स आर नेशनल इंटरेस्ट, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सेव करके रखता है और हमें डज नॉट अलाउ डिक्टेटोरियल और द बायस डिसीजन विद में चेंज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि बायस्ड या मतलब बायस्ड डिसीजंस जो होते हैं या डिक्टोरियल डिसीजंस होते हैं उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज होगा। नो, इट विल नॉट बी चेंज। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड रोल्स। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जो है वो उनके जो डिजायर्ड रोल्स होते हैं उसको अचीव करने में हेल्पफुल है। ये फटाफट से करेंगे हम। विजन एंड वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, जल्दी देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री रिफ्लेक्ट्स द डिस्टिंक्टिव फीचर्स। बहुत एक कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री के बारे में अलग अलग विभिन्न फीचर्स बताता है, कल्चर के बारे में बताता है। और इथोस क्या होते हैं, अ सेट ऑफ आइडियाज़ एंड एटीट्यूड्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ग्रुप। पर्टिकुलर बिलीव्स या आइडियाज़ जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जुड़े हुए होते हैं, उन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, अगर हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लें, यूएस का लें, ये क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के कारण बने हुए हैं। बट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिटन, लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में नहीं है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में है। एज इट इज़ द आउटकम ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। अनलाइक यूएस एंड यूके द कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस और यूके को जैसा नहीं है, बल्कि उन दोनों का मिक्सचर है। उन दोनों में जो अच्छी बातें थी वो हम सब ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली थी इंडिया में। इज़ अ रिजल्ट ऑफ सीरियस डेलिब्रेशंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहले भी बात हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसी बॉडी थी जो 46 से 49 तक 1946 से 49 तक चली थी। उसमें जो मेंबर्स थे, अभी उनकी बात हम करेंगे, इन लोगों ने 46 से 49 तक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें होनी चाहिए उसको फ्रेम करने में 3 साल लगा दिए कि ये इम्पोर्टेंट बातें होनी चाहिए। और एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थी उसमें, विच वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम के, कुछ सिख्स थे, कुछ एंग्लो इंडियंस थे, क्रिश्चियंस थे, पारसीज थे। So the assembly included eminent personalities like जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, के.एम. मुंशी, जे.पी. कृपलानी एंड बहुत सारे थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 फीमेल मेंबर्स भी थे, लाइक सचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बॉडी है जिसमें कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेम किया था 1946 से 49 तक। सम आइडियल्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, लाइक कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मतलब जब इंडिया आज़ाद हो गया था इंडिपेंडेंस के बाद, कुछ इतने
आइडियल्स थे, मतलब ये बातें तो उन्हें ऐड करनी थी। इन्होंने सोचा कि ये चीज़ें तो हमें ऐड करनी ही करनी है। उनमें से क्या चीज़ें थी? कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, मतलब जो लोकतांत्रिक नेशन होगा हमारा, लोगों के द्वारा चुना गया होगा। एंड गारंटी ऑफ जस्टिस, सभी लोगों को जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी सभी को, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम होनी चाहिए सबके पास। एंड द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर वेरी मच कंसर्न अबाउट फीडिंग द स्टार्व्ड, मतलब जो लोग बिल्कुल लाइक जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्लोथिंग नहीं थी, दे आर नेक्ड एंड एंडिंग द क्लोथिंग द नेक्ड एंड द एंडिंग द एक्सप्लॉयटेशन, और एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही है, अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन अत्याचार हो रहा है द ऑफ द ऑलरेडी डिप्राइव्ड एंड द डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डिप्राइव्ड मतलब जो वंचित रह गई सोसाइटी में, ऐसा सेक्शन जो था या डिप्रेस्ड लोग थे, उनको अपलिफ्ट करना था। ओवरऑल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ओवरऑल जितने भी लोग थे इंडिया में, सबको अपलिफ्ट करना था। नेक्स्ट है देयरफॉर अ प्रीएम्बल, एंड प्रीएम्बल क्या होता है? प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट होती है। दिस इज प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें क्या बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। और ये जो है प्रेम बिहारी रायज़ादा ने बनाया था। ये सारा हैंड से बना हुआ था, हाथ से लिखा हुआ था, मशीनी नहीं था बिल्कुल भी। प्रेम बिहारी रायज़ादा ने बनाया था ये। एंड प्रेम्बल वॉज इंक्लूडेड इन द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में प्रेम्बल आपको मिलेगा कि हमारा जो एक प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट है, जो ब्रीफ में बता देगी कि हाँ हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। द प्रीम्बल इज द इंट्रोडक्शन, देखो इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एंड इज नॉन जस्टिसाइएबल, देखो एक टर्म आई है जस्टिसाइएबल, पहले जस्टिसाइएबल समझते हैं फिर नॉन जस्टिसाइएबल समझेंगे। जस्टिसाइएबल होता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज प्रोविजंस वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट, मतलब अगर ये सब बातें होती हैं, प्रोविजंस होते हैं, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है हम उसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो जस्टिसाइएबल है। अगर नहीं कर सकते मीन्स नॉन जस्टिसाइएबल है, मतलब हम इसके बारे में अपील नहीं कर सकते। इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलोसफी, और प्रीएम्बल में पॉलिटिकल फिलोसफी कैसी होगी, हमारे एम्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के, ऑब्जेक्टिव बेसिक पर्पस क्या है। प्रीएम्बल जो था एक सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन में सारा सार समरी बता देता था कि क्या होगा। द कोर्ट रिगार्ड इट एज अ की टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक की थी, चाबी थी जो इजीली बताता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इट लुक्स लाइक दिस। या आप अपनी नोटबुक में कोशिश करना, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, समझना भी चाहिए एज एन इंडियन सिटीजन आपको। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम एज एन इंडिया के लोग, हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, और हम क्या कर रहे हैं, इंडिया को एक सोवरेन मीन्स संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, रिलीजन फ्री, डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक, मतलब प्रजा के द्वारा चुने गए लोग, लोकतंत्र, रिपब्लिक, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, सभी सिटीजन्स को सिक्योर एक सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें जस्टिस है, इंसाफ है, सोशल है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, हर किसी को सोचने का फ्रीडम है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, हर कोई जो जैसा बिलीफ रख सकता है, फेथ, विश्वास, वर्शिप, पाठ पूजा, एंड इक्वालिटी किस चीज़ की है, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब एससीज, बीसीज, एसटीज जो भी हैं, जनरल कैटेगरी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम, एंड फ्रेटर्निटी, बुद्धत्व, एश्योरिंग द डिग्निटी, सबकी शान, डिग्निटी मीन्स शान ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड द यूनिटी मीन्स एकता, इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरा फ्रेमवर्क कर दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा। उस दिन ये प्रेम्बल लिखा गया था। एंड लागू कब हुआ था, अप्लाई हुआ था 26 जनवरी 1950, जब हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया गया था। और रिपब्लिक डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे कानून, लॉज जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अप्लाई हुआ
हुआ था। हेयर बाय अडोप्ट, हम अडोप्ट करते हैं, एनेक्ट मीन्स टू मेक लॉ, एंड टू गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. It is very interesting, and as an Indian citizen you should know this. Let us study some of the salient features of Indian. फटाफट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ते हैं. द फाउंडिंग फादर्स जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्राई किया था कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनसे अच्छी अच्छी बातें जो उन्हें लगा कि सभी उठा के एक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो फीचर्स डाल दिए जाएं. लाइक दे ऑल्सो ट्राई टू अडॉप्ट बेस्ट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक इंग्लैंड, USA, कनाडा, आयरलैंड. ये आपका मैप वर्क भी मैप स्किल इसी चैप्टर का है. नेक्स्ट वीडियो में आप मैप स्किल देखोगे कि हमने कौन कौन से देशों से, कौन कौन सी कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया है. देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड जो थी नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू आइडियल्स एंड रूल्स. डू यू नो, फटाफट से पढ़ते हैं. फीचर्स जो हैं जो कहाँ से बोरो किया गया है, ये यूके का फ्लैग है. फ्लैग्स की नॉलेज आप प्रॉपर रखिए. देखिए कि यूके का फ्लैग है जिसे हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बातें ली, उसमें क्या क्या फीचर्स थे. कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट, लाइक ये सिर्फ उसके फीचर्स हैं. लाइक द क्वीन ऑफ यूके, एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन का हेड चाहिए था, दो हमने क्वीन या किंग को नहीं बनाया. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हेड जो है हमारा प्रेसिडेंट है. एंड द आइडियल ऑफ द प्रेम्बल का आइडिया कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जरूर होनी चाहिए. कैबिनेट सिस्टम होना चाहिए. लाइक हमारे कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है. पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट होनी चाहिए. बाय कैमरिकल लेजिस्लेचर, 2 चैम्बर होना चाहिए, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा. मेकिंग लोकसभा द लोअर हाउस इसलिए बोलते हैं लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा चुनी गई हैं ये लोग जो लोकसभा में होते हैं, इसलिए ये लोअर हाउस है. एंड द मोर देन पावरफुल देन राज्यसभा, और इसको पास ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान है लोकसभा जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं बजाय कि अपर हाउस पास. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल, देखो एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. लोकसभा का एक स्पीकर भी होता है, जैसे हमारे यहाँ अभी ओम बिरला जी हैं, निर्मला सीतारमन जी भी हैं. एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है MOP है उनको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं. ये सारे हमने फीचर्स कहाँ से लेते, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका USA का फ्लैग देखो ये है. वहाँ से हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटर्न में होना चाहिए. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में है. फेडरल सिस्टम होना चाहिए, मीन डिवीजन ऑफ पार्ट्स. सारे पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है. अब स्टेट मतलब हर स्टेट की सरकारें अलग हैं, उनके शिक्षा मंत्री अलग हैं. अब तो मतलब पार्ट्स को डिवाइड किया गया है फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग. हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा है. प्रोविज़न, सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए. प्रोविंसेस नोन एज स्टेट्स, प्रोविंसेस ये बात पहले 7th क्लास में भी बहुत आई है, 6th में भी आई है. प्रोविंसेस जो पहले बोले जाते थे आज हम उन्हें स्टेट का नेम दे चुके हैं. ठीक है, राइट नाउ 28 स्टेट्स हैं इंडिया में. राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट द स्टेट लाइक US सेनेट, जो इंडिया की राज्यसभा है सेम एज US की सेनेट है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेनेट. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ USA. ठीक है, राज्यसभा जो है अपर हाउस होती है, मतलब जो हम यहाँ राज्यसभा जिसको बोलते हैं US के लोग वहाँ उसे US सेनेट बोलते हैं. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से हमने क्या लिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि सभी इंडिया एक है. यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते आप कि पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, सब इंडिया का पार्ट है. इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. आयरलैंड से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR मीन्स रशिया. USSR की फुल फॉर्म लिखिए, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. एंड फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं एज एन सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये दोनों पार्ट आयरलैंड का जो दे रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे. इसके फ्लैग्स जो हैं इनकी थोड़ी नॉलेज रखना. नेक्स्ट इज इट्स अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन.
अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिक है, यूनिकनेस क्यों है? द बेस्ट फीचर इज एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड आर मॉडिफाइड एंड अडॉप्टेड टू आवर नीड्स एंड कंडीशन। हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। रिजिड फॉर्म नहीं है ये, रिजिड तो था लेकिन हम इसे फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, बिकॉज हम अपनी नीड्स के प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी गुड पॉइंट्स ऑफ सेवरल, और हमने सभी कॉन्स्टिट्यूशन से गुड पॉइंट्स उठाए हैं, इसलिए ये यूनिक बोलता है। एंड एट द सेम टाइम नीड और एस्पिरेशन ऑफ पीपल, हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो आम जनता है उसकी नीड और एस्पिरेशंस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करता, पहली प्रेफरेंस ही सिटीजन्स को दी गई है। बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज डिटेल्ड में लिखा गया है। इसके 22 पार्ट्स हैं, जिसमें 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स हैं, और इसको बनाने में 2 साल 2 मंथ 2 years 11 month 18 days लगे इसको फाइनल ड्राफ्ट देने में। और फाइनल ड्राफ्ट कब हुआ? नवंबर 26, 1949, लेकिन अडोप्ट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरल नहीं है। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, एंड वो एज एन चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। रिजिड है एंड फ्लेक्सिबल, रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है, बिकॉज अमेंडमेंट के टाइम पे आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो। एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन विच कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे अमेंड नहीं किया जा सकता। फ्लेक्सिबल, जिसे अमेंड किया जा सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टेबल एंड इज अ गारंटी अगेंस्ट द चेंजेस। फ्लेक्सिबल इज़ कंसिडर्ड एज, देखो अगर कोई चीज़ रिजिड है जिसे चेंज ही नहीं किया जा सकता तो वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता, उसमें क्या प्रोग्रेस होगी। लेकिन फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव होता है बिकॉज वो हेल्प करता है प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट ऑफ द नेशन को डेवलप करने में। कीपिंग इन माइंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बातें ऐसी रखी गई हैं जो रिजिड हैं, जो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती, जो चेंज होनी भी नहीं चाहिए, और कुछ बातों में चेंजेस हो सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है। इट इज़ नॉट ओनली अ सैक्रेड डॉक्यूमेंट, पवित्र बोलते हैं इसे, मतलब रिजिड नहीं है आप ये बोलो। फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक बट ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट दैट में रिक्वायर मॉडिफिकेशन, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है 3 मेथड से हो सकती है, बाय सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल एंड द रेटिफिकेशन। सिंपल मेजोरिटी में आप बोल सकते हो इट कैन इजीली बी चेंज बाय अमेंडमेंट ऑफ द बिल। बाय सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट बिल पास करो, जब बिल पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। एंड बिल शुड बी अप्रूव्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स एंड वोटिंग इन द बोथ द हाउसेज एंड इन द पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज मीन्स अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, लोकसभा एंड द राज्यसभा। ये आने वाले चैप्टर्स में आप अच्छे से क्लियर करोगे लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। बाय स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो? एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, टोटल मेंबरशिप, जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, या फिर 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स आपको प्रेजेंटली जितने भी हैं वो फेवर में वोट करें तो ये अमेंड हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी एंड द रेटिफिकेशन, अब आफ्टर पासिंग द बिल, स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हो गया बोथ हाउसेज में, अब लेजिस्लेचर जो है वो इसे अप्रूव करेगा एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब जो भी CMs हैं वो जब लागू वो उसको पास कर देंगे लेजिस्लेचर्स एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेट हैं उनके जो लेजिस्लेचर्स हैं जब उसे हाफ से ज़्यादा, मतलब लाइक अगर 28 स्टेट्स हैं अभी तो 28 का हाफ हो गया 14 अगर उसे पास कर देंगे तो वो स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन के द्वारा अमेंड हो जाएगा। Whenever with the need is felt, Indian Constitution was suitably amended according to the demands and abolition, ये ध्यान से समझो, abolition of the privy purse। इसका मतलब होता है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, कुछ एक जो हिस्से थे, छोटे छोटे किंगडम्स बने हुए थे जिसमें क्वीन और किंग का रूल होता था, तो उनको एज एन इंडिया में मिला लिया गया और उन्हें बोला गया तुम्हें एक राज भत्ता दिया जाएगा क्योंकि तुम प्रिंस हो, इसलिए इसे बोला जाता है प्राइवी पर्स। नेशनल, इसे यहाँ भी पढ़ लेते थे, किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जो प्रिंस होल्ड करते थे जिन स्टेट्स को, जब वो इंडिया में मर्ज हुए इंडिपेंडेंस के बाद तो उन्हें फिक्स अमाउंट का एक मनी दिया जाता था कि हाँ कि आपने इंडिया में अपने जो राज दरबार है उसे मिलाया है तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का, फिक्स अमाउंट का भत्ता दिया जाएगा, राज भत्ता बोलते थे, प्राइवी पर्स।
ये जो है ये अबोलिश हो गया था, ख़त्म कर दिया था। इंदिरा गांधी ने पहल की थी इसकी कि क्यों हम उन ये लोगों को इम्पोर्टेंस दें जिन्होंने पहले राज किया है, क्योंकि इंडिया एक है, हम किसी को पर्टिकुलर नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते। वी ऑल आर इक्वल, क्योंकि वो फिर राइट टू इक्वालिटी का जो हमारा वो है, हमें वो मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है, उसको थोड़ा एबोलिश करता था। इसलिए ये जो चीज़ है पहल की, इसको ख़त्म किया गया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को नेशनलाइज किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किया गया। रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज को, अदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन दी गई, राइट टू एजुकेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकल सेल्फ बॉडीज़। वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारी रिजर्वेशन कोटा में डाला गया, विच प्रूव दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डायनेमिक। जो ये सब बातें क्या बताती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक है, सबका ध्यान रखता है। इट इज़ एन एम्पल प्रूफ फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंटू ट्रूली, और यही बातें हमारी इंडिया को एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाती हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में आप पार्ट 3 वीडियो में ये रेस्ट ऑफ द चैप्टर एंड द बुक एक्सरसाइज पढ़ोगे, एंड आफ्टर दैट वीडियो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड you the video of the map skills of this chapter. Till then, revise this chapter with full dedication, and I will also provide you the notes of the question answers of this chapter. You will find the link in the description box, but I request you to share this channel as much as you can, so that I will get motivated to make more and more videos. Thank you so much.